Hello everyone, welcome back in Rai Smart Classes. Today we'll solve NCERT Class 10 Science Chapter 6 Life Processes. In this session, we will solve page number 95 of question number 1 to 4, page number 101, question 1 to 5, and page number 105, question number 1 to 4. I will try to explain each question through PowerPoint presentation to understand you easily. At the end of each slide, hold a slide for a minute so that you can write down the answers of each question for revision and practice. If you satisfy and understand our learning pattern, please subscribe our channel and turn on notification for latest update and complete a study of each chapter. Now let us start the question. पेज नंबर 95 में क्वेश्चन नंबर 1. Why is the diffusion insufficient to meet the oxygen requirement of multicellular organism like humans? कह रहा है कि डिफ्यूजन क्यों इनसफिशिएंट है जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जैसे कि ह्यूमन में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट के लिए. तो इसका आंसर क्या होगा? Multicellular organisms like human have very big body and require a lot of oxygen to diffuse into body quickly in order to meet the oxygen requirement. जो भी मल्टी जैसे कि ह्यूमंस की बॉडी क्या होती है, बहुत बड़ा होता है जिसको लॉट ऑफ ऑक्सीजन चाहिए बॉडी को डिफ्यूज करने के लिए, जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है. तो डिफ्यूजन इज अ स्लो प्रोसेस विच will take a lot of time to circulate oxygen to all the body cells. डिफ्यूजन क्या है? एक स्लो प्रोसेस है जो कि अगर हमारी वीक बॉडी है ह्यूमंस की, उसमें क्या होगा, बहुत टाइम टेकन होगा जो बॉडी सेल्स में, इच बॉडी सेल्स में ऑक्सीजन को. इसीलिए बिकॉज ऑफ इट्स स्लो नेचर डिफ्यूजन इज इनसफिशिएंट टू मीट the oxygen requirements of multicellular organism like humans. ड्यू टू क्या? डिफ्यूजन के स्लो नेचर के चलते जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है मल्टीसेलुलर लाइक ह्यूमंस में नहीं पूरा कर पाता है. तो that means multicellular organisms like humans have very big body and require a lot of oxygen to diffuse into body quickly in order to meet the oxygen requirements. Diffusion is a slow process which will take a lot of time to circulate oxygen to all the body cells. Because of its slow nature, diffusion is insufficient to meet the oxygen requirements of multicellular organisms like humans. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2. What criteria do we use to decide whether something is alive? हम क्या क्राइटेरिया अपनाते हैं जिससे कि हम पता करें कि ये लाइव है, लाइव है या नहीं. तो जनरली हम क्या, अगर टहल रहा है, ब्रेथ कर रहा है, ग्रोथ हो रहा है, जो भी विजिबल चेंजेस है उससे हम समथिंग लाइव है या डेड है डिसाइड कर सकते हैं. बट बहुत सारे चेंजेस विजिबल नहीं होते, तो वहां पे वॉकिंग, ब्रेथिंग, ग्रोथ एंड अदर विजिबल चेंजेस कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन वेदर समथिंग इज अलाइव और डेड. जैसे कि वॉकिंग, टहलना, सांस लेना, ग्रोथ होना, जो भी विजिबल साइन है उससे देख के हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि समथिंग अलाइव है या डेड है. However, some living things will have changes that are not visible to our eyes. कुछ लिविंग थिंग्स हैं जो हम अपने आई से नहीं देख सकते हैं
कि वो लाइव है या नहीं। तो क्या करते हैं, इस प्रेजेंस ऑफ लाइफ प्रोसेस इज अ फंडामेंटल क्राइटेरिया टू डिसाइड वेदर समथिंग इज ए लाइव। इसलिए जो प्रोसेस ऑफ लाइफ प्रोसेस है, जो प्रेजेंस लाइफ प्रोसेस है, ये फंडामेंटल क्राइटेरिया है समथिंग को डिसाइड करने के लिए कि वो लाइव है या डेड है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते। इसी पेज पे क्वेश्चन नंबर 3 है। क्या करें, व्हाट आर आउटसाइड रॉ मटेरियल यूज्ड फॉर बाय ए ऑर्गेनिज्म। जो आउटसाइड रॉ मटेरियल ऑर्गेनिज्म के द्वारा क्या हुए, आउटसाइड रॉ मटेरियल इज यूज्ड बाय ऑर्गेनिज्म फॉर फूड एंड ऑक्सीजन। जो आउटसाइड रॉ मटेरियल क्या है, ऑर्गेनिज्म के द्वारा यूज किया जाता है फूड और ऑक्सीजन। रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट वेरीज ऑन द कम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड द एनवायरमेंट इट इज लिविंग। जो आउटसाइड मटेरियल ऑर्गेनिज्म को चाहिए, क्या चाहिए, फूड चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट क्या है, वेरीज ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी करता है। क्यों, वो किस इन्वायरमेंट में वो रह रहा है, लिविंग है, उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट प्रोसेसेज वुड यू कंसीडर इसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ। कौन सी प्रोसेस है जो लाइफ को मेंटेन करने के लिए ज़्यादा इसेंशियल है। तो लाइफ प्रोसेसेस सच एज रेस्पिरेशन, डाइजेशन, excretion, circulation and transportation are essential for maintain life। जैसे कि लाइफ रेस्पिरेशन, सांस लेना, डाइजेशन, फूड का डाइजेशन होना, एक्सक्रेशन, अनडाइजेस्टेड मटेरियल का एक्सक्रेट होना, बाहर होना, सर्कुलेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ये बहुत ही जरूरी है लाइफ प्रोसेस के लिए फॉर मेंटेनिंग लाइफ। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते। नाउ पेज नंबर 101 पे क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या है, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या डिफरेंसेज है। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है, ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर इट्स ओन फूड एंड इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी अदर ऑर्गेनिज्म। वो ऑर्गेनिज्म जो खुद अपना फूड तैयार करता है, वो किसी और पे डिपेंडेंट दूसरे ऑर्गेनिज्म पे नहीं होता है, वो क्या होता है, ऑटोट्रॉपिक होता है। हेटरोट्रॉपिक में ऑर्गेनिज्म डज नॉट प्रिपेयर इट्स ओन फूड एंड डिपेंडेंट ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड, जैसे कि ह्यूमन दूसरे पे डिपेंड है, दैट इज अ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। फूड इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम CO2, वाटर एंड सनलाइट। ऑटोट्रॉपिक में फोटोसिंथेसिस के थ्रू सेल्फ ओन फूड तैयार करते हैं, जिसे कि CO2 लेते हैं, वाटर, सनलाइट मिलता है। हेटरोट्रॉपिक में फूड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम CO2, वाटर एंड सनलाइट। क्लोरोफिल इज रिक्वायर्ड फॉर फूड प्रिपरेशन। जो ग्रीन लीव्स होते हैं, मतलब जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, उसमें क्लोरोफिल होते हैं, जिससे कि फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है, जिससे कि फूड तैयार करें। तो क्लोरोफिल इज रिक्वायर्ड फॉर फूड प्रिपरेशन ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में। हेटरोट्रॉपिक में क्लोरोफिल नॉट रिक्वायर्ड फॉर फूड प्रिपरेशन। ग्रीन प्लांट्स एंड सर्टेन बैक्टीरिया हैव ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं, कुछ बैक्टीरिया हैं जो क्या है, उनका ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, सारे एनिमल्स, ऑल एनिमल्स एंड फंगी, मोस्ट बैक्टीरिया हैव हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जितने भी एनिमल्स हैं इंक्लूडिंग ह्यूमंस,
फंगी हैं, मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया हैं, उनको क्या है हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ, मतलब वो डिपेंड है दूसरे पे फूड के लिए। दैट इज द मेन डिफरेंस इन ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इसी पेज पे क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, वेयर डू प्लांट गेट ईच ऑफ द रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। प्लांट कहाँ से रॉ मटेरियल फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड, तो फोटोसिंथेसिस के लिए क्या रिक्वायर्ड है, प्लांट रिक्वायर्ड द फॉलोइंग रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस। क्या CO2 इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एटमॉस्फेयर थ्रू स्टोमटा, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से लेते हैं थ्रू स्टोमटा के लिप्स में, जो स्टोमटा होता है ओपन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आता है। वाटर इज ऑब्जर्व्ड बाय प्लांट रूट फ्रॉम द सॉइल, जो वाटर है वो कहाँ से, प्लांट रूट से, जो सॉइल में है उससे ऑब्जर्व होता है। सनलाइट इज इसेंशियल रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस, सनलाइट जो इसेंशियल रॉ मटेरियल है वो फोटोसिंथेसिस के लिए। न्यूट्रिएंट्स आर ऑब्टेन्ड बाय सॉइल बाय प्लांट रूट्स, जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी सॉइल से लेते हैं थ्रू प्लांट रूट्स। तो जो रॉ मटेरियल्स फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए मेनली क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, ये सारे। तो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से थ्रू स्टोमटा, वाटर प्लांट रूट से जो सॉइल से ऑब्जर्व करता है, सनलाइट हमारे ऑलरेडी जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, न्यूट्रिएंट्स भी प्लांट रूट से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ एसिड इन आवर स्टमक। हमारे स्टमक में एसिड का क्या रोल है, तो क्या रोल है, HCl प्रेजेंट इन स्टमक dissolves food particles and creates an acidic medium। स्टमक में क्या होता है, HCl प्रेजेंट होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। वो क्या करता है, जो हम फूड खाते हैं उस फूड पार्टिकल को डिसॉल्व करता है और एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है। इन एसिडिक इन्वायरमेंट प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स पेप्सिनोजोन इज कन्वर्टेड टू पेप्सिन। जब एसिडिक एनवायरनमेंट मिलता है तो जो प्रोटीन पेप्सिनोजोन है वो कन्वर्ट होके पेप्सिन में चेंज हो जाता है। HCl in stomach also act as protective barrier against many disease causing pathogens। जो HCl जो स्टोमक में होता है वो एक क्या प्रोटेक्टिव बैरियर का भी काम करता है बहुत सारे डिजीज से जो पैथोजेंस के थ्रू होते हैं। तो इसीलिए हमारे जो स्टोमक में एसिड होता है उसका मेन काम क्या, फूड पार्टिकल्स को डिजोल्व करके एसिडिक मीडियम क्रिएट करना, जो डाइजेस्टिव एंजाइम पेप्सिजोन है उसको पेप्सिन में कन्वर्ट करना, एक प्रोटेक्टिव बैरियर के लिए उनका काम करता है जिससे कि पैथोजन से जो डिजीज होता है उसको रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम। डाइजेस्टिव एंजाइम का क्या फंक्शन है। डाइजेस्टिव एंजाइम्स ब्रेक द कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स इनटू सिंपलर वंस। जो डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं वो क्या करते हैं, जो हम कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स हैं उसको सिंपलर में ब्रेक करना, तोड़ता है, डिकम्पोज करना। दिस विल मेक द फूड एब्जॉर्प्शन प्रोसेस इजी एंड इफेक्टिव। जब कॉम्प्लेक्स फूड के मॉलिक्यूल जब टूटेंगे, छोटे छोटे रूप में आ जाएंगे तो क्या होगा, फूड का एब्जॉर्प्शन प्रोसेस इजी हो जाएगा और इफेक्टिव हो जाएगा। Absorbed food is transported to all parts of the body by blood। जो absorbed food है वो कैसे, all parts of the body by through blood transport होता है। तो जो digestive enzyme breaks the complex food molecules into simpler ones, this will make the food absorption process easy and effective। Absorbed food is transported
to all parts of the body by blood. Question number 5. How is the small intestine designed to absorb digested food? स्मॉल इंटेस्टाइन कैसे डाइजेस्टेड फूड को ऑब्जर्व करता है? मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन हैज स्मॉल प्रोजेक्शन called as microvilli which increase the surface volume which make absorption more effective. जो स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं उसमें क्या बहुत सारे प्रोजेक्ट जैसे विली और माइक्रोविली होते हैं, उससे क्या होता है सरफेस वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाता है जिससे कि ऑब्जॉर्प्शन जो है इफेक्टिवली ज़्यादा बढ़ जाता है. विद इन द विली देयर आर न्यूमरस ब्लड वेसल दैट ऑब्जॉर्ब्स डाइजेस्टेड फूड एंड कैरी इट टू ब्लड स्ट्रीम. विली में बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं जिसके थ्रू डाइजेस्टेड फूड ऑब्जर्व होता है और ब्लड स्ट्रीम में ब्लड ट्रांसपोर्ट फूड टू ईच पार्ट ऑफ आवर बॉडी. तो जो ब्लड है वो क्या करता है, वो फूड को पूरे जहां ईच पार्ट ऑफ द बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है. तो मेनली जो डाइजेशन कंप्लीट कहाँ आता है इन स्मॉल, तो वो कैसे, क्योंकि वहाँ सरफेस एरिया जो है ज़्यादा मिलता है तो वहाँ जो अब्जॉर्प्शन है फूड का काफ़ी इफेक्टिव तरीके से होता है. नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं. पेज नंबर 105, क्वेश्चन नंबर 1. What advantage over an aquatic organism does an terrestrial organism have with regard to obtain oxygen for respiration? एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के ऊपर टेरेस्ट्रियल क्या है ऑक्सीजन के रेस्पिरेशन के लिए. तो जो क्या है टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म ब्रेथ बाय यूजिंग एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन. जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कैसे ब्रेथ करते हैं, थ्रू हम जैसे हैं एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से. वेयर एज एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म टेक ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर. जो पानी में रहते हैं वो कहाँ, जो वाटर में ऑक्सीजन डिजोल्व होता है उससे लेते हैं. तो जब जो बाहर है उसको ऑलरेडी है तो उसको कोई जल्दी नहीं है, लेकिन जो पानी के अंदर है उसको कहाँ डिजोल्व वाटर से मिल रहा है तो उसको कंप्लीट उतना ऑक्सीजन, तो उसको फास्ट तरीके से ब्रेथ लेने की जरूरत पड़ती है. तो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म ब्रेथ बाय यूजिंग एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन वेयरएज एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म टेक ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर. ऑक्सीजन लेवल इज हाई इन एटमॉस्फेयर. जो ऑक्सीजन का लेवल है एटमॉस्फेयर में ज़्यादा होता है व्हेन कंपेयर टू ऑक्सीजन इन वाटर. जो वाटर ऑक्सीजन में कम तुलना में जो एटमॉस्फेयर में हो जाए. हेंस टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म नीड नॉट ब्रेथ फास्ट टू ऑब्टेन. जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है उनको ज़्यादा जरूरत नहीं है, फास्ट ब्रेथ की जरूरत नहीं है. ऑर्गेनिज्म वेयर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म नीड टू ब्रेथ फास्टर टू गेट रिक्वायर्ड ऑक्सीजन. जबकि जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो पानी में रहते हैं उनको फास्टर ब्रेथ की जरूरत पड़ती है क्योंकि जो लेस ऑक्सीजन है वाटर में. नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते. क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड टू प्रोवाइड एनर्जी इन वेरियस ऑर्गेनिज्म. जो ग्लूकोज है किस तरीके से ऑक्सीडाइज होता है जो एनर्जी प्रोवाइड करता है हमारे वेरियस ऑर्गेनिज्म. तो क्या होता है, इन साइटोप्लाज्म ग्लूकोज इज फर्स्ट ब्रोकन डाउन इनटू 2-3 carbon compounds called pyruvate by the process known as glycolysis. ग्लूकोज क्या है, फर्स्ट क्या होता है ब्रेक डाउन 2-3 कार्बन कंपाउंड्स में, उसको क्या बोलते हैं पाइवरेट. दैट इज द प्रोसेस कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस. फर्दर ब्रेकडाउन टेक्स प्लेस इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म by different process.
जब पाइवरेट से फर्दर जो ब्रेक होता है वो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में होता है थ्रू डिफरेंट प्रोसेसेस। तो जो मेनली जो ग्लूकोज फर्स्ट साइटोप्लाज्म में होता है, यहाँ पे दोनों ही प्रोसेस एनारोबिक और एरोबिक दोनों ही प्रोसेस होता है, लेकिन इसके आगे सिर्फ एरोबिक होता है। जैसे नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं, जैसे ग्लूकोज है, यहाँ ग्लूकोज 6 कार्बन मोलेक्युल इन साइटोप्लाज्म में क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस जब इसकी होती है तो चेंज होके पाइवरेट में बदल जाता है, तो पाइवरेट मिलता है जिससे 3 कार्बन मोलेक्युल्स प्लस एनर्जी आता है इसको। अब ये जो प्रक्रिया है इसके बाद क्या है, अब होता है जैसे कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म, जैसे यहाँ पे ऑब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, अब इनिस्ट में ऑक्सीजन नहीं होता है आपसे, तो वहां पे इथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी बनता है 2 कार्बन मोलेक्युल। लैक ऑफ ऑक्सीजन, जहाँ ऑक्सीजन, यहाँ क्या है ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ लैक ऑफ ऑक्सीजन, जहाँ ऑक्सीजन जैसे मसल सेल में ऑक्सीजन की कमी होती है, तो वहाँ पे क्या लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी 3 कार्बन मोलेक्युल्स बनता है। और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन मिटोकॉन्ड्रिया में होता है, वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्लस एनर्जी। तो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट तरीके से प्रोसेस होता है। ये पाइवरेट तक एनारोबिक और एरोबिक दोनों ही सेम होता है, यहाँ से आगे सिर्फ एरोबिक में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमन बींग्स? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ह्यूमन बींग्स में कैसे ट्रांसपोर्ट होता है? तो ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमन बींग्स वाया ब्लड स्ट्रीम। और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? थ्रू ब्लड स्ट्रीम। ऑक्सीजन इज कैरिड टू द सेल्स whereas carbon dioxide is carried away from the cells. ऑक्सीजन सेल्स की तरफ जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड सेल से बाहर की तरफ आता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस बिटवीन द alveoli of lungs and surrounding blood capillaries। जो गैसेस का एक्सचेंज होता है कार्बन डाइऑक्साइड और फिर कहाँ होता है, अल्वियोली में होता है जो लंग्स में, और surrounding blood capillary. Oxygen is absorbed by the blood capillaries from the lungs alveoli by diffusion, while carbon dioxide is absorbed by the lungs alveoli from blood by diffusion। तो क्या करता है, ऑक्सीजन ब्लड कैपिलरी को लंग्स alveoli में अब्जॉर्ब करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को भी अलग अब्जॉर्ब करता है। तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू ब्लड स्ट्रीम में के चलता है, ऑक्सीजन टू द सेल जाता है जबकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, अवे फ्रॉम द सेल जाता है। नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ आर द लंग्स डिजाइंड इन ह्यूमन बींग्स टू मैक्सिमाइज द एरिया ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेज? लंग्स जो ह्यूमन बींग्स में कैसे डिजाइन है जो कि जो क्या करता है, गैस एक्सचेंज ऑफ गैसेज की एरिया को मैक्सिमाइज करता है। कहाँ करता है, एल्वेली में। द लंग्स इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। द passage inside the lungs divided into a smaller and smaller tubes which finally terminate in balloon-like structure called alveoli। लंग्स हमारे बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, उसके अंदर बहुत छोटे छोटे ट्यूब्स होते हैं जो फाइनली टर्मिनेट होकर बैलून लाइक स्ट्रक्चर जिसको अल्वियोली बोलते हैं। तो जो अल्वियोली प्रोवाइड्स अ सरफेस वेयर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज कैन टेक प्लेस। जो अल्वेली है वो क्या सरफेस प्रोवाइड करता है जहां गैस का एक्सचेंज होता है। द वॉल्स ऑफ अल्वेली यूजुअली कंटेन्स एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स। जो अल्वेली का वॉल्स है उसमें बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं।
we know that when we breathe in we lift our ribs, हमारा ribs क्या चौड़ा होता है, flatten our diaphragm, chest cavity becomes larger. Because of this action, air is sucked into the lungs and fill the expanded alveoli. बिकॉज क्या है, जब हमारा रिब्स चौड़ा होता है, फ्लैट होता है डायफ्राम, चेस्ट कैविटी लार्जर होता है, तो इसके चलते क्या लंग्स के एयर सब करता है और अलवली में एक्सपेंड होता है फिल होके. द ब्लड ब्रिंग्स द एसेंशियल कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द बॉडी and supply it to alveoli. The oxygen in the alveolar air is taken up by the blood in the alveolar blood vessels to transported to all other cells of the body. जो ब्लड है वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड को रेस्ट ऑफ द बॉडी में एंड सप्लाई टू अवेलेबल करता है. जो ऑक्सीजन है वो alveolar blood vessels से all of the other cells of the body supply होता है. During the normal breathing cycle, when air is taken in and let out, the lungs always contain a residual volume of air so that there is sufficient time for oxygen to be absorbed and carbon dioxide to be released. जब हम नॉर्मल ब्रेथ करते हैं तो एयर क्या है, अंदर बाहर जब होता है तो लंग्स के पास रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर बचता है. वो क्या है, सफिशियंट उसको टाइम मिल जाता है जहां ऑक्सीजन को ऑब्जर्व कर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देता है. तो आज इस सेशन को यही समाप्त करते हैं और इसके आगे नेक्स्ट सेशन में सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, और उम्मीद करते हैं आप समझे होंगे. आप जितनी बार रिवाइज और इसको करेंगे और अच्छी तरीके से आप समझेंगे और परफेक्ट हो जाएंगे आप. तो आज यही समाप्त करते हैं. थैंक यू.